की जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। मुसलमान प्रधानमंत्री आप सब लोग नहीं बनने देंगे, ऐसी वचनबद्धता दे, अपने काम को इतना सक्षम बनाए। और हाथ में रिवॉल्वर होता और मैं नाथूराम हो जाता और अपनी छह गोलियां मैं मनमोहन सिंह के छाती में मैं लगा देता। मैं एक विशेष रूप से देख रहा हूँ कि संविधान बनवा के लाया हूँ, भगवा कलर में लाया हूँ, क्योंकि अभी तक संविधान अलग कलर में होता था। मोबाइल 5000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारत के राजनीतिक इतिहास में आज एक शर्मनाक क्षण है, जहां एक ऐसा लम्हा जिसमें तमाम भारतवासियों को ये सोचने की ज़रूरत है कि जो देश हमने बनाया, एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश, उसकी जड़ें, उसकी जो नींव है, उसमें कुछ लोग छाछ डालने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, नींव हिलाने का काम कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूँ हरिद्वार के उस घटना की। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोगों को पता है या नहीं, क्योंकि जो तथाकथित मुख्य धारा का मीडिया है उसने इसको नहीं उठाया है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव कवरेज के लिए मैं और मेरी टीम आए हुए हैं, और यहाँ भी आसपास जब लोगों से पूछने की कोशिश की तो उन्हें नहीं मालूम है, और इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको ये बताना कि आपके पड़ोस में किस तरह के लोग रह रहे हैं। हरिद्वार में, उत्तराखंड के हरिद्वार में 3 दिन का एक कार्यक्रम हुआ, एक बाकायदा फंक्शन हुआ, जिसको धर्म संसद का नाम दिया गया। इस तथाकथित धर्म संसद में जितनी अधर्म की बातें हुई, जितनी संविधान विरोधी बातें हुई, जितनी हिंसक बातें हुई, अगर आप वो सुनेंगे, उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, और कुछ मैं इनकार करती हूँ कि अपने मुंह से वो शब्द मैं सब नहीं कहूँगी। ये जो 3 दिन की धर्म संसद हुई, जो कि 17 से लेकर 19 नवंबर तक हुई, इसमें भगवा कपड़ों में बाकायदा लोग नज़र आए, जो कि साधु संत अपने को कहते रहे, और इसके अलावा साध्वियाँ, औरतें भी शामिल थीं। और ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि औरतों से आप, महिलाओं से उम्मीद करते हैं कि उन्हें बेहतर एक नैतिकता की उम्मीद करते हैं, बेहतर बर्ताव की उम्मीद करते हैं। महिलाएँ भी उसमें शामिल थीं। इस धर्म संसद में बाकायदा जो नरसंहार है उसकी ललकार दी गई, और साफ तौर पर बिना शब्दों को छिपाए हुए, चबाए हुए जो बात कही गई, वो एक समुदाय के खिलाफ थी कि कैसे भारत के मुसलमानों का सफाया करना है। और जब हमें मदद की जरूरत थी, जब हिंदू समाज ने हमारी मदद नहीं करी। लेकिन अगर कोई भी युवा सन्यासी हिंदुओं का प्रभाकरण बनने को तैयार हो, तो सबसे पहले मुझे 1 करोड़ रुपया मैं दूंगा। 1 करोड़ रुपया। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। यदि कोई हिंदुओं का प्रभाकरण बनने की जिम्मेदारी लेता हो, 1 करोड़ रुपए से शुरू करूंगा। और इस पूरे 3 दिन के कार्यक्रम में, जहां पर दर्जनों की तादाद में लोग मौजूद थे, बहुत सारे वक्ता थे, उसमें किसी भी एक व्यक्ति ने उठकर खड़े होकर ये नहीं कहा कि हमें ये बात पसंद नहीं है। इसमें बाकायदा बेहद हिंसक नरसंहार वाली भाषा, एक ऐसी भाषा जिसमें लोगों को उकसाया गया ये कहते हुए कि अब आपको हथियार उठाने होंगे। मैं 2-3-4 लोगों के आपको बयान बताऊंगी कि उन्होंने क्या कहा, और उससे वही बयान आपको बताऊंगी जो मैं बता सकती हूँ। मैं एक हद से ज़्यादा जो हिंसक भाषा है, मैं अपने मुंह से उसको नहीं बोलना चाहती। मैं चाहती हूँ वायर पर इस पर तफसील से, विस्तार से आर्टिकल छपा है कि कौन लोग हैं ये, और इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि इस बात के पुख्ता सबूत हैं, उसमें छिपाने की भी कोई बात नहीं है कि जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, सीधे तौर पर उसके नेताओं का शामिल होना इसमें और उसकी शह मिलना, ये इस कार्यक्रम में साबित होता है। अश्विनी उपाध्याय, ये नाम आप जानते हैं, ये वही साहब हैं जिन्होंने जंतर मंतर से बेहद भड़काऊ नफरती भाषण दिए थे। अब नफरत के बाद ये नरसंहार पे बात पहुंच चुकी है। यानी कहीं तो एक ऐसा लम्हा आएगा जहां आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, एक रेखा खींचनी होगी कि इससे ज़्यादा नफरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इससे ज़्यादा हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये भारतीय मुसलमानों की सुरक्षा का सवाल तो है, क्योंकि उनके खिलाफ सीधे तौर पर जिस तरह से नरसंहार की ललकार हुई, नारे लगाए गए, उकसाया गया, लोगों को भड़काया गया, उन लोगों को नपुंसक कहा गया जो लोग हथियार नहीं उठा सकते। लेकिन इसके अलावा अगर बड़े हम तस्वीर को हम देखें तो इसमें ये भी साफ बात है कि भारत में जो सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि जो इंटरनल सिक्योरिटी, जो आंतरिक सुरक्षा है, सीधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ मामला है कि अगर
एक जो बहुसंख्यक समुदाय है वो ये तय करता है, उसमें से कुछ लोग भी अगर ये तय करते हैं कि वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को कानून के खिलाफ जाकर अपने हाथ में हथियार लेकर अगर वो मार काट करते हैं, खून खराबा करते हैं सड़कों पर, तो आप बताइए कि क्या भारत में ये आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है या नहीं। बल्कि सिर्फ भारत के लिए नहीं, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरी आबादी का सबसे बड़ी दूसरी आबादी का देश है, पूरी दुनिया के लिए इस कंसर्न और चिंता का विषय है। 2-3 लोगों के बयान मैं आपको बता देती हूँ। इसमें अश्विनी उपाध्याय का मैंने आपको नाम बताया, ये जो महोदय थे यहाँ भी मौजूद थे, जिनको जेल जाना पड़ा था जंतर मंतर पर जब उन्होंने नफरती भाषण, हिंसक भाषण दिए थे। और इसके बाद दूसरी जो महिला नेता थी वो थी भाजपा की महिला मोर्चा की नेता उदिता त्यागी। और जो साधु संत भी इसमें शामिल थे, उन तमाम लोगों में से ज़्यादातर कोई उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, उन सब के साथ उनकी तस्वीरें बाकायदा सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल हो रही हैं कि उनसे कितना नज़दीकी संबंध हैं इन लोगों के। और वैसे भी आप जानते हैं कि पूरा जो भगवा परिवार है वो सब एक दूसरे का साथ देकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं, और उस इकोसिस्टम का मकसद सिर्फ ये होता है कि भाजपा हमेशा जीतती रहे और हमेशा हर बार हर रोज़ सत्ता में रहे, अलग अलग राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो आप ये देखिए कि ये पूरी जो खुली बयानबाजी है, इसके बाद सिर्फ एक ट्वीट देखा मैंने आपको, जो उत्तराखंड की पुलिस है, उत्तराखंड की पुलिस जो वसीम रिजवी उत्तर प्रदेश में पहले भाजपा के नज़दीक बताते जाते रहे, उसके बाद उन्होंने कन्वर्जन कर लिया, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। इस ट्वीट में से वसीम रिजवी का नाम सामने आ रहा है कि उनके खिलाफ इन धाराओं के तहत, वो और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ इन धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। तो इसमें जो उत्तराखंड में ही दक्षिणपंथी संगठन है, इसका नाम है हिंदू रक्षा सेना, इसके अध्यक्ष हैं स्वामी प्रबोधानंद गिरी। उन्होंने कहा कि हमें तैयारी करनी होगी और मैं आपको बताऊंगा कि काम क्या करना है, समाधान क्या है। आपके लिए रास्ता ये है कि म्यांमार में हिंदुओं को जिस तरह से भगाया गया, नेता, सरकार और पुलिस बस खड़े होकर देखते रह गए, उन्हें गले काट कर मारना शुरू कर दिया गया। और इतना ही नहीं, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहती, ये सब कहा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मरने वाले नहीं हैं, हम बचेंगे। इसके बाद ये भी कहा कि अब हमारा देश है। आपने दिल्ली बॉर्डर्स पर देखा किस तरह की हिंसा हुई। मैं फिर उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाह रही हूँ जो ये प्रबोधानंद हैं उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने ये कहा कि अब समय नहीं है, हाल ये है कि तुम अभी मरने की तैयारी करो या मारने के लिए तैयार हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस, यहाँ के नेता, सेना और हर हिंदू को हथियार उठाना होगा और हमें ये सफाई अभियान चलाना होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सीधे तौर पर भारतीय संविधान का उल्लंघन करके, तमाम तरह के कायदे कानून सब कुछ तोड़कर धड़ल्ले से ये लोग एक पब्लिक प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसका मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकारी अनुमति मिली होगी। कोई भी पब्लिक प्रोग्राम आप गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर नहीं कर सकते। और इसके बाद ये कार्यक्रम हुआ, 3 दिन का कार्यक्रम हुआ। ऑल्ट न्यूज़ के ज़ुबैर ने बताया कि उन्होंने 11 घंटे का ये वीडियो देखा, और ज़ुबैर ये कह रहे हैं कि इन वीडियोस को देखने के बाद 3 दिन तक जो ये जो कार्यक्रम चले, उसके बाद वो सो नहीं पाए। ज़ुबैर ये सब बता रहे हैं, 11 घंटे ये हिंसक नरसंहार की जेनोसाइडल लैंग्वेज, भारत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया। अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो जुड़ाव है प्रबोधानंद का, या आप आर्टिकल वायर के भी पढ़िए, अपने साथ में भी आप ये देख रहे हैं जो तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, यानी कि निजी संबंध हैं, वो देखते रहे हैं, मिलते रहे हैं और जाहिर है उनके सपोर्ट सिस्टम का एक हिस्सा हैं। इसके अलावा पूर्व भाजपा नेता नरेश शर्मा के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं, जो कि अब आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा 12 अगस्त 2021 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री और भाजपा सदस्य धन सिंह रावत के साथ भी उनकी तस्वीरें खींची गई थी। तो इससे ये पता चलता है कि आखिर ये किस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी से सीधे जुड़े हुए लोग हैं। अब अगली महिला आ जाती हैं, वो जो कह रही हैं वो आप सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। पूरी दुनिया में अगर हम चाहते हैं कि मानवता बनी रहे तो हमें इन जिहादियों को साफ़ करना होगा, जिहादियों का इलाज करना होगा। कुछ दिन पहले किसी ने कहा था कि ये फिर वो हिंसक बातें हैं जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहती। मुझे नहीं पता कि किस तरह के लोग मेरा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। हो सकता है उसमें कमज़ोर दिल के लोग हों, हो सकता है उसमें कम उम्र के लोग हों, और मेरी ये बातों से पता नहीं, मुझे नहीं मालूम उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। मैं इसे अपने बयान से यहाँ हटाती हूँ कि मैं ये सब नहीं बोलूँगी जो ये बोल रही हैं। उन्होंने कहा है कि इस्लामिक घरों में हर एक घर में एक जिहादी और आतंकवादी होता है, और हिंदू समाज को खड़े होने और इसका इलाज करने की ज़रूरत है। नहीं तो ये जिहादी हिंदुओं का इलाज ढूंढ लेंगे और धरती पर हमारे रहने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ेंगे। और इसके अलावा भी देखिए, निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर हैं ये,
और हिंदू महासभा की महासचिव हैं साध्वी अन्नपूर्णा। नाम आप देखिए किस तरह के रखते हैं ये लोग, और असल में उनका नाम है पूजा शकुन पांडे। उन्होंने कहा, हथियार उठाने की बात कही और नरसंहार का उन्होंने जिक्र किया कि बिना हथियार के कुछ भी संभव नहीं है। सामूहिक हत्या की उन्होंने वकालत की और कहा कि अगर आप आबादी को ख़त्म करना चाहते हैं तो हत्या करो, मारने के लिए तैयार हो जाओ, जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अगर हम में से 100 लोग भी 20 लाख अल्पसंख्यकों को मारने के लिए तैयार हैं तो हम विजयी होंगे और जेल जाएंगे। जैसा नथुराम गोडसे ने कहा, मैं बदनाम होने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं हिंदुत्व की रक्षा के लिए हथियार उठाऊंगी। ये कुछ बयान मैंने आपको सिर्फ बताए हैं उन 3 दिनों के 11 घंटे से ज़्यादा के वीडियोज़ में, जिसमें इस तरह की ललकार दी गई, जिसमें सीधे तौर पर न देश में अब कोई सरकार है, न कोई प्रधानमंत्री, न राष्ट्रपति, न पुलिस है, न कोई कानून व्यवस्था है। कभी भी धड़ल्ले से जाकर कोई भी जेनोसाइडल नरसंहार की भाषा बोल सकता है। ये समय है, मैंने जैसे कहा शुरुआत में ही आपसे, कि जाहिर है ये चूँकि एक समुदाय के खिलाफ सीधे तौर पर ललकार है, उनकी सुरक्षा के सवाल पिछले लगातार 7-8 साल में हम देखते रहे हैं कि जो मुस्लिम परसिक्यूशन है, जो ऑपरेशन है, जो प्रताड़ना है, वो राष्ट्रीय स्तर पर हम देख रहे हैं कि कैसे मुस्लिम स्पेसिफिक लॉज बनाए जा रहे हैं कि उन्होंने कानूनी तौर से उनको बेदखल कर दिया जाए। उनके हर तरह के निजी और सार्वजनिक मामलों में सरकार की दखलंदाजी हो। सड़कों पर लिंचिंग होते हुए हमने देखा है, गौरक्षा के नाम पर तमाम तरह की हिंसा भी हमने देखी है। लेकिन ये जो एक ख़ास लम्हा है, ये वो लम्हा है जहां भारत के बहुसंख्यक समुदाय को, भारत की सरकार को, जो कानून व्यवस्था के जो इंचार्ज हैं, उन लोगों को ये लाइन यहाँ पर खींचनी होगी कि अगर अब भी कार्रवाई नहीं होती तो मुझे नहीं मालूम कि किस तरह के अनिश्चित भविष्य की तरफ हमारा देश आगे बढ़ रहा है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।